जय हिंद साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो और तैयारियों में जुटे हुए। आज के सेशन में सभी साथियों का स्वागत। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लगातार उसमें से कुछ न कुछ आपको समझ में भी आए और कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए वेटेज भी हो। तो पिछले सेशन में अपन ने बात की थी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी तक अपन ने जो आपकी अकाउंटेंसी है उसका जो प्रारंभिक स्टेप है उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, जिनमें आपके ये कहें कि भाई जो पुस्तपालन है, लेखांकन का उद्भव वगैरह है, अवधारणाएं हैं, जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। इसके अलावा आपके जो सहायक भैया है जिसमें आपकी खतौनी करना है, पोस्टिंग करना है, लेजर वगैरह तैयार करना है। इसके अलावा आपकी जो तलपट है और सबसे जो महत्वपूर्ण होता है अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उस पर भी अपन बातें कर चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है उनसे मेरा निवेदन है कि अपन ने प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहाँ जाएं और आप तमाम उन क्लासों को देखें ताकि जो पीछे की चीज़ है वो आपको इजीली समझ में आ सके। कुछ साथी मुझे पूछ रहे हैं कि भाई बुक्स है वो कौन सी प्रेफर करें, कौन सी गाइड लेके आए। तो साथियों अभी देखो मार्केट में गाइड है वो आ जाती है, थोड़ी सी जल्दबाजी में हो। आपको प्रयास करना है कि आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक्स है 11वीं 12वीं है वो विशेष रूप से एनसीईआरटी होती है, उनको आप पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो पॉइंट दे रखे हैं तो ग्रेजुएशन में अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर अलग अलग राइटर हैं उसकी चलती है। अपन बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपकी जो आरबीडी की बुक है ना, रमेश बुक डिपो, उसके राइटर देखो बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्रकाशक है वो आरबीडी है वो बढ़िया है। उसकी मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड की गाइड भी आती है और उसकी जो यूजी की जो बुक्स होती है वो भी चलती है। तो वहाँ से आप वो क्रय कर सकते हो या कहीं से अपने यार दोस्त से वो लेके आप उनके नोट्स है वो बना सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर फिर मार्केट में गाइड आ जाती है तो उन गाइडों को, क्योंकि पहले आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आप उस गाइड का मूल्यांकन कर पाओगे कि ये कहाँ तक सही है। कई बार क्या होता है कि गाइड होती है उनमें बहुत सारी त्रुटि होती है, उसमें दिया होता है अपन वही पढ़कर उसको मान लेते हैं। फिर भी अपन ने जो चीज़ पढ़ रखी है, जो आपने एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें पढ़ी है, तो फिर आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होगी। बाकी अकाउंटेंसी को अपन यहाँ कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। आपको लगता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस कोई बात चल रही है या कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, है ना। तो लगातार ये जो सेशन है हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और ये जो सेशन है वो आप सब के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। लगातार आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको 2025 है वो एक सपनों का साल होगा आपके लिए, है ना। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा, है ना। जो जोर लगा के तैयारी करेंगे, हो सकता है भाई कोई थोड़ी बहुत कम तैयारी करे तो उनका जूनियर अकाउंटेंट है उसमें हो जाएगा, है ना। आपकी जो लेखा सहायक है उसमें हो जाएगा, आपके जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, उसमें भी अकाउंटेंट की भर्ती आ रखी है तो उसमें हो जाएगा। पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2025 में आपको जॉब लेनी है और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहा जाता है ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत है, सफलता है, वो आपके इरादों और आपकी मेहनत से मिलेगी। हम तो एक जरिया है मात्र आपको राह दिखाने का। प्रयास करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया मेट्रो उपलब्ध करवाया जाए और निश्चित रूप से ये गारंटी भी है जो चीज़ हम बताएंगे और वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और जो हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है। तो पिछला जो सेशन था अपन, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं आज के सेशन में कि अंतिम खाते जो आपके फाइनल अकाउंट है उसके रिलेटेड अपन बातें कर रहे हैं। अंतिम खातों में क्योंकि मैंने एक सीरीज आपको बताई थी कि सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले आपकी जर्नल होती है ना, फिर आपकी लेजर होती है, फिर आपकी ट्रायल बैलेंस होती है और फिर आपके फाइनल अकाउंट होते हैं। ये सीरीज होती है। अपन ने जर्नल कर ली, लेजर कर ली, ट्रायल बैलेंस कर ली और अब फाइनल अकाउंट में अपन चल रहे हैं। फाइनल
एंडल अकाउंट में अभी मैंने स्टार्ट में इसकी किस तरीके से होता है, लेखा क्या होता है, वो चीज़ अपन ने चर्चा कर ली। उसके बाद जो लास्ट सेशन था उसमें अपन ने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो कौन तैयार करवाता है। तो मैंने आपको बताया था कि संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक तो व्यापारिक संस्थाएं है ना, व्यापारिक संस्थाएं हैं वो व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करती है। जबकि जो निर्माणी संस्था है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करती है। ये चीज भी मैंने बताई थी कि आपका जो निर्माणी खाता है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, शेष की अपन बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें शेष या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है, और आपका जो P&L अकाउंट है उसमें नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, और आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें आपकी असेट्स और लायबिलिटीज है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज की अपन ने चर्चा कर ली थी, सब साथियों को समझ में भी आ गई। अब आगे स्टार्ट करेंगे, व्यापारिक खाते से रिलेटेड अपन कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें भी अपन चर्चा करना चाहेंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले आता है पूंजीगत और आयगत व्यय। परीक्षा में 101% है इसमें से प्रश्न आता है, क्योंकि साथियों को पता नहीं होता है कि पूंजीगत व्यय कौन सा होता है और आयगत व्यय कौन सा होता है। दोनों व्यय ही है ना, दोनों व्यय की बात कर रहा हूं, आय की बात नहीं कर रहा हूं। तो पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय क्या होते हैं, है ना। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा में कुछ घुमा के भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे सकते। देखो पूंजीगत, पूंजी क्या होती है, कैपिटल, है ना। तो कैपिटल और ये होता है आयगत यानी रेवेन्यू, यानी ऐसे वे अपन बात करेंगे पूंजीगत और आयगत में। तो ऐसे वे जिसका लाभ हमें एक वर्ष में मिलता है वो आयगत वे हो गए, और जिसका लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलता रहेगा वो आपके पूंजीगत। सीधी सी परिभाषा तो ये है, इतने शॉर्ट शब्दों में अपन समझ सकते हैं कि आयगत वे होते हैं जिसका लाभ हमें एक वर्ष में मिलता है वो आपके आयगत, और पूंजीगत वो होते हैं जिसका लाभ एक से अधिक वर्षों में मिलता है वो अपने पूंजीगत है ना। अब देखो इसमें अपन क्या और डिटेल में क्या चर्चा कर सकते हैं, है ना। समस्त आयगत मदे व्यापार और लाभ हानि खाते में आयगत मदे होती हैं वो कहां दिखाई जाती है, आपके ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में दिखाई जाती है। जबकि जो पूंजीगत मदे होती है ना वो हमेशा आपकी जो स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट होती है या चिट्ठा होता है उसमें दर्शाई जाती है ना। क्यों, क्योंकि आयगत में होता है एक साल के लिए, और एक साल के लिए अपन क्या तैयार करते हैं, P&L, है ना, उसमें एक साल का ही लेखा जोखा होता है। जबकि बैलेंस शीट में आगे की जो भविष्य की जो संपत्तियां जो व्यापार में काम में आनी है उनका भी लेखा जोखा किया जाता है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपकी जो आयगत व्यय है वो आपका या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा या P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा, जबकि पूंजीगत व्यय है वो आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि पूंजीगत प्रकृति के मध्य वे होती है जिनका लाभ एक से अधिक लेखा अवधि तक प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया ना शॉर्ट शब्दों में कि भाई पूंजीगत प्रकृति की मध्य वो होती है जिनका लाभ एक से अधिक वर्ष, यानी एक साल नहीं, एक से अधिक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक प्राप्त होता है, तो वो आपकी कौन सी होती है, पूंजीगत प्रकृति की मदे होती है। ऐसे मदे है ना जिनका लाभ एक से अधिक लेखा अवधि तक प्राप्त होता है वो आपकी पूंजीगत मद है। जैसे भवन का फर्नीचर आपने खरीदा है तो उसका लाभ एक से ज्यादा वर्ष तक मिलेगा, आपने विनियोग किया है तो उसका लाभ भी एक से अधिक वर्ष के लिए, आपने पूंजी है वो दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी है तो उसका लाभ भी क्या होगा, एक से अधिक वर्ष के लिए होगा ना। तो ये आपकी पूंजीगत प्रकृति के मध्य हो जाती है ना। अब तीसरा पॉइंट आता है आयगत प्रकृति की। तो आयगत प्रकृति की मध्य वे होती है जिसका लाभ केवल उसी लेखा अवधि में प्राप्त होता है जैसे आपका क्रय है, विक्रय है, मजदूरी है, वेतन है ना। जैसे आपने सैलरी दी किसी को, है ना, तो सैलरी जब जब वो काम करेगा उसको देनी पड़ेगी, है ना। आज इस महीने दे दी, अगले महीने फिर देनी पड़ेगी, अगले महीने फिर देनी पड़ेगी, अगले महीने फिर देनी पड़ेगी, है ना। उसी तरीके से माल है, आपको जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी माल खरीदना पड़ेगा, जो आप माल बेचते हो। मजदूरी है तो मजदूरी ये थोड़ी है कि भाई किसी को एक बार मजदूरी दे दी तो बार बार मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करेगा उस हिसाब से उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, आयगत प्रकृति की मध्य। ठीक है साथियों, यहां तक बताओ, देखो किसी को कोई डाउट है कि नहीं।
यहाँ से सारी बात क्लियर है ना। आयगित प्रकृति की मध्य में होती है जिनका लाभ केवल उसी लेखा अवधि में प्राप्त होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गई होगी कि आयगित आय क्या होती है, सॉरी आयगित व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब मेरे हिसाब से आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो आयगत और पूंजीगत को ध्यान में रखना, प्रश्न 101% आएगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। पर प्रश्न ऐसा आएगा थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करेगा कि भाई ये आयगत है या पूंजीगत है। मैं बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा और हो सकता है आप भी उसका कमेंट करो कि भाई ये आपका आयगत है, ये आपका पूंजीगत है। इसके अलावा भी आपको, क्योंकि आप खुद तैयारी कर रहे हो, आप सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, भावी आप आरएएस हो, भावी आप गजेटेड ऑफिसर हो, तो आप भी तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करें कि इसके अलावा और कौन सी आयगत मद हो सकती है और कौन सी पूंजीगत मद हो सकती है। क्योंकि ये आपका और हमारा मिलकर एक छोटा सा परिवार है जिसको अपन बहुत बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि भाई कॉमर्स के विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, जो बेरोजगार साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगातार अपडेट है अपन देते रहे ताकि वो तैयारियों में जुटे रहे। ठीक है साथियों, ये होगी आपकी आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय की चर्चा। बढ़े आगे, अब आता पूंजीगत व्यय, थोड़ा सा इसका डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। मैंने बता दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने को छोड़ना नहीं। जिसके बारे में अपन को पता है ये खास है, विशेष है और यहाँ से प्रश्न बनता है तो उसको छोड़ना नहीं है अपने को, है ना। तो इसलिए अपन पूंजीगत व्यय की बातें करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या आता है कि ऐसे व्यय जिनका लाभ एक से अधिक लेखा अवधि में प्राप्त होता है ना। दोबारा वही बात है, पर समझ ले कि ऐसे व्यय जिनका लाभ एक से अधिक लेखा अवधि में प्राप्त होता है वो आपके पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। इसके साथ ही स्थायी संपत्ति की क्षमता वृद्धि पर किया गया व्यय है वो भी आपका पूंजीगत व्यय है ना। जैसे मान लो कोई मशीन है, मशीन को अपन ने भाई काम में ले रहे, अब अचानक उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक आ गई, है ना। तो उस मिस्टेक के कारण उस पर अपन कोई खर्चा कर रहे हैं तो अपन वो क्या मानेंगे? पूंजीगत व्यय मानेंगे, क्योंकि स्थायी संपत्ति है ना, कि उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, तो इसलिए ये भी आपका पूंजीगत में आता है ना। तो स्थायी संपत्ति की क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया व्यय है वो भी आपका पूंजीगत व्यय माना जाता है। जीवन काल बढ़ाने पर किया गया व्यय, जीवन काल बढ़ाने पर किया गया व्यय आपका पूंजीगत माना जाता है। जैसे मान लो लाइसेंस है ना, तो लाइसेंस अपने 5 साल के लिए ले रखा था, अब 5 साल के लिए और उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ गई ना, तो जीवन काल बढ़ाने के लिए किया गया व्यय है वो भी आपकी पूंजीगत व्यय है। कुशलता में वृद्धि पर किया गया व्यय है वो भी आपकी पूंजीगत की श्रेणी में ही आएगा। कुशलता में वृद्धि, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। एफिशिएंसी में क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी है वो परिवर्तित होती रहती है, हर बार टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो अपग्रेड करना पड़ता है, और अपग्रेड करेंगे तो उस पर अपने को खर्चा करना पड़ेगा, तो वहां पर अपन वृद्धि करते हैं वो व्यय भी आपका पूंजीगत व्यय में शामिल होगा। संचालन में मितव्ययता पर किया गया व्यय वो भी आपका पूंजीगत व्यय माना जाएगा। आजकल देख लो नई नई मशीनें मार्केट में आ रही है, तो नई मशीन मार्केट में आ रही है तो अपन को क्या करना पड़ता है? पुरानी मशीन को क्या करना पड़ेगा? अप्रचलित करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। तो पुरानी मशीन अप्रचलित होती है और नई मशीन उसके प्रोडक्शन के आधार पर कि भाई उसमें यूनिट, बिजली की यूनिट वगैरह कम आए और कम व्यय हो और उत्पादन अधिक हो, तो वो भी आपका पूंजीगत व्यय। पुर्जों के पुनर्स्थापन पर किया गया व्यय, है ना, जो उसके इंजन के जो पुर्जे होते हैं ना उनको अपन रिप्लेस करते हैं तो उन पे कोई व्यय करेंगे तो वो आपका पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आएगा। तो ये सारे के सारे आपके पूंजीगत व्यय है, इनको अपने को आधार मानना है। इनको क्या मानना है? इनको अपने को आधार मानना है और इसके अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो इस तरीके के जो व्यय होंगे कि स्थायी संपत्तियों की क्षमता में वृद्धि के लिए कोई व्यय किया जाता है तो वो भी पूंजीगत व्यय होगा। जीवन काल बढ़ाने पर कोई व्यय किया जाता है तो वो भी पूंजीगत में होगा। कुशलता में वृद्धि करने के लिए कोई व्यय किया जाता है तो वो भी पूंजीगत होगा। संचालन में मितव्ययता के लिए कोई व्यय किया जाता है वो भी पूंजीगत होगा। और पुर्जों के पुनर्स्थापन पर कोई व्यय किया जाता है तो वो भी पूंजीगत व्यय की श्रेणी में ही आएगा। तो अपने को परीक्षा में पूछेंगे कि भाई निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, निम्न में से कौन सा आयगत व्यय है, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है, निम्न में से कौन सा आयगत व्यय
नहीं है ना। इस तरीके से कथन और कारण बना के भी पूछा जा सकता है और साथ में सीधा और सिंपल भी पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से अपने को तैयार रहना है, क्योंकि साथियों 340 पोस्ट है ना, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों। एक बड़ी बात है अपने कॉमर्स के लिए, है ना। लोग कहते हैं कि कॉमर्स में रोजगार नहीं है, अरे रोजगार नहीं है तो कंपटीशन भी तो कम है ना। नहीं तो देखो ये 340 पोस्ट है आपकी, 350 हिंदी की है, तो देखो उसमें देखो कितना जोर जबरदस्त कंपटीशन है ना। तो कंपटीशन कम है और पढ़ने वाले कम है। ये मानो आप सारे पढ़ने लग जाओगे तब भी कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अभी देखो तैयारी की हर की बस की बात नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सब कुछ त्याग करना पड़ता है ना। एकदम साधु सन्यासी की तरह ये मानो कि ब्याह शादी, है ना, जो होते हैं ना मौज मस्ती, सब त्याग करके लगातार 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 आपको पढ़ना पड़ता है, तब आप फर्स्ट ग्रेड की जॉब प्राप्त करते हो, गजेटेड ऑफिसर है वो आप बनते हो। तो अपने को क्या रखना है, जो आपका टारगेट है, जो टारगेट है RES वो बनाए रखना है और उससे ही अपने को काम करना है। ठीक है साथियों, बड़े आगे। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी का, आयगत व्यय। क्या होता है आयगत व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय। अब ये सीधी सी बात है, आयगत भाई ऐसे व्यय जिसका लाभ 1 वर्ष तक मिलेगा वो आपके आयगत है ना। ऐसे व्यय जिनका लाभ उसी लेखा अवधि में प्राप्त होगा। जिस साल का अपन लेखा तैयार कर रहे हैं, जिस साल का अपन आयगत व्यय कर रहे हैं, उसका लाभ हमें उसी वर्ष में मिलता है, वो आपका कौन सा होगा, वो आपका आयगत व्यय होगा। तो उसे आयगत व्यय अपन कहते हैं। इसे आवर्तिक व्यय भी कहते हैं। आवर्तिक यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये आवर्तिक व्यय होगा। और पूंजीगत है ना, ये आपका नॉन आवर्तिक व्यय होगा, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा, एक बार कर दिया तो 4-5 साल बाद चली जाएगी। और इसमें ये आवर्तिक क्या होगा, बार बार होगा। जैसे अपने जो स्टाफ में पेपर है खत्म हो गए, मंगा रहे तो रिम मंगा ली, जो पेपर खत्म हो गया दोबारा मंगानी पड़ेगी। अपने किसी को किराया दिया कि भाई ये सामान यहाँ से लेके आना है, तो उसका किराया दिया, अब अगली बार फिर सामान मंगाएंगे तो फिर किराया देना पड़ेगा। अपन किसी को मजदूरी दे रहे हैं, है ना, तो मजदूरी कल जो काम किया था उसकी कल की मजदूरी थी, आज काम करेगा उसकी आज की मजदूरी रहेगी, कल फिर काम करेगा तो फिर मजदूरी रहेगी। यानी ये क्या होगा, आवर्तिक होगा। ये बार बार घूम घूम कर आता रहेगा। जितनी बार अपन काम करवाएंगे उतनी बार ये आपका व्यय बढ़ेगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा। जैसे क्रय, आपने माल क्रय किया, जब जब आपको माल क्रय करना पड़ेगा और उस पर आपको ढुलाई व्यय है, गाड़ी भाड़ा व्यय है, पैकेजिंग चार्जेज वो देना पड़ेगा। जब जब आप खरीदोगे जब जब खर्चा आएगा। मजदूरी है तो जो आपकी वेजेस है वो भी आपको चुकानी पड़ेगी। जब जब आप काम करवाओगे तो मजदूरी आएगी। वेतन है, सैलरी, जो जो आपके काम कर रहे हैं तो वो आपके काम करेंगे तो आपसे तनख्वाह भी लेंगे, है ना, तो इसको आपकी वेतन में आएगा। बीमा व्यय जो आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है वो बीमा व्यय होता है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यय जो उस कार्य के दौरान आपको करने पड़ते हैं वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यय में होती है। ठीक है। स्थायी संपत्तियों स्थायी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए वे मूल्य ह्रास जो डेप्रिसिएशन होता है और क्रय किए गए माल पर होने वाले वे भी आयगत प्रकृति के वे होते हैं, है ना। स्थायी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए वे, है ना, मूल्य ह्रास और क्रय किए गए माल पर होने वाले वे हैं, वो भी आपकी आयगत प्रकृति के होते हैं। स्थायी संपत्ति के अपने क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं, है ना। एक मशीन को आज खरीदा है, 5 साल तक उसको अपन ने काम ले लिया और अब वो 5 साल बाद थोड़ी सी बुढ़ी हो गई तो उसके अपन को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, तो वो आपका आयगत व्यय माना जाएगा, है ना। आप संपत्ति पर हर वर्ष डेप्रिसिएशन लगता है, मूल्य ह्रास लगता है, तो वो भी आपकी आयगत प्रकृति में आएगा। इसलिए इसको अपन क्या दिखाते हैं, इसको P&L में दिखाते हैं। अपन आपको पता होगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, P&L के 2 साइड में दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन है, P&L के 2 साइड में दिखाते हैं। क्रय किए गए माल पर होने वाला व्यय, कोई माल खरीदते हैं और उस पर कोई व्यय होता है, पैकिंग व्यय है, कोई गाड़ी भाड़ा है, मजदूरी है, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है
और आयगत प्रकृति का वे होगा, इसलिए पेंडल के टू साइड में उन्हें दिखाते हैं, है ना, इसलिए ये आयगत प्रकृति के वे माने जाते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हो, और चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको समय समय पर जो पीडीएफ है वो भी मिलती रहेगी, और साथ में जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको उस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जिसके साथ अनावश्यक आपको जो यूट्यूब है वो चलाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपका और हमारा जुड़ाव तब तक मजबूत रहेगा, तब तक ये चीज़ अपन एक दूसरे को शेयर करेंगे, तब आप समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि आपका टारगेट क्या है, टारगेट RES है, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए प्रयास करना है, तो आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो उस मंजिल तक आपको पहुंचा दे। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका आयगत वे। इसके बाद आयगत मदों का पूंजीगत होना, आयगत मदों का पूंजीगत होना ये हो सकता है क्या, है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, है ना। परीक्षा में क्या होता है कि कुछ ऐसी आयगत मद होती है जो पूंजीगत हो सकती है ना, तो वहां पर अपने से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी आयगत मद है, जबकि अपन फिर उसका आंसर देते हैं, जबकि होती है वो पूंजीगत। देखो, आयगत वे व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने हेतु पूंजी व्यय का लाभार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जो आयगत व्यय होते हैं वो व्यवसाय को लाभ बढ़ाने के लिए, है ना, किए जाते हैं, है ना, लाभ के लिए, लाभार्जन के लिए। और जबकि जो पूंजीगत व्यय है वो क्या बढ़ाने के लिए, वो क्षमता बढ़ाने के लिए, व्यय है पूंजीगत व्यय लाभार्जन की क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, है ना। तो इनका होगा ना, ये तो लाभार्जन क्षमता बनाए रखने के लिए और ये बढ़ाने के लिए, ये अपने को अंतर ध्यान रखना है। आयगत व्यय है वो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को क्या कहते हैं, बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय है वो लाभार्जन क्षमता को बढ़ाते हैं, लाभार्जन क्षमता को क्या करते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो ये अपने को अंतर है वो ध्यान में रखना है पूंजीगत मद और आयगत मदों में, है ना। पूंजीगत जो मद होती है वो लाभार्जन क्षमता को बढ़ाती है, और आयगत व्यय है वो उसको स्थिर रखता है, यानी बनाए रखते हैं। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे अब देखो, ये महत्वपूर्ण है ना। कुछ परिस्थितियों में आयगत प्रकृति के वे पूंजीगत प्रकृति के हो जाते हैं, है ना। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपकी जो आयगत प्रकृति के वे हैं वो पूंजीगत में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब ये अपने को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं आयगत, अपन तो क्या सोचते हैं कि भाई ये तो आयगत है, लेकिन वो वास्तव में पूंजीगत हो जाते हैं। तो ये इनको अपने को नोट करके रखना है। देखो, नंबर 1 क्या है कि मरम्मत मजदूरी, है ना, वैधानिक वे, दलाली, कमीशन और यातायात वे आदि स्थायी संपत्तियों के क्रय के समय चुकाए गए हैं, तो ये सभी वे स्थायी संपत्ति की लागत में जोड़े जाएंगे और पूंजीगत प्रकृति के वे हो जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि जब एक मशीन को अपन खरीदते हैं, एक मशीन को जहां से अपन खरीदते हैं वहां से लेकर उसको स्थापित करने तक का जितना भी जो खर्चा होता है वो उस मशीन की लागत में जोड़ा जाता है ना। इसलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई एक मशीन अपन ने खरीदी कहां से, बॉम्बे से, है ना, उसको लेके आए जयपुर, जयपुर से लेके आए अपन जयपुर लेके आए, तो बॉम्बे से लेकर जयपुर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। अब उसको लाने और ले जाने के लिए जो पैकिंग की है वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, लाने और ले जाने के लिए जो मजदूरी चुकाई है वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, लाने और ले लाने के बाद उससे स्थापित करते हैं और उस समय जो लेबर दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, गाड़ी भाड़ा दिया जाता है, वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। अब अपन तो कह सकते हैं कि भाई मजदूरी दी है, तो मजदूरी तो अभी आपने कहा था कि भाई ये तो आवर्तिक प्रकृति है, हर बार देनी पड़ेगी, तो इसलिए तो ये तो आयगत हो गई, लेकिन ये आयगत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट कहा जाता है कि जिस वस्तु को जहां से आप खरीदते हो और वहां से लेकर आप उसको स्थापित करते हो वहां तक का समस्त खर्चा है वो उसकी कॉस्ट में जोड़ा जाता है ना, कॉस्ट में जोड़ा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक और बात बताऊं, आप कोई बाइक खरीदते हो, है ना, बाइक की एमआरपी या जो शोरूम है ना, दो रेट होती है, एक तो शोरूम, है ना,
एक्स शोरूम, यानी उसकी जैसे मान लो 80,000 रुपये, तो उसमें सिर्फ वो बाइक है, उसके बाद उसकी इंश्योरेंस है ना, उसका जो आरटीओ का चार्ज है, उसमें जो आप एसेसरीज लगाते हो उसका चार्ज है, कुल मिलाकर वो 20,000 और लग जाते हैं। तो कितने होते हैं? 1 लाख रुपए। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब मोटरसाइकिल कितने की लेके आए, तो आप क्या कहोगे? 1 लाख रुपए की पड़ी है भाया। ये तो कहते हो ना कि लाख रुपए लगे, ये थोड़ी कहते हो 80,000 लगे, नहीं, क्योंकि उस समय उसके आपने लाख रुपए चुकाए। और वही मान लो आप 2 साल बाद 3 साल बाद वो मशीन थोड़ी सी खराब हो जाती है मोटरसाइकिल, और उसका आप चैन सॉकेट वगैरह और कुछ चेंज करवाते हो, 10,000 रुपये और खर्च कर देते हो। तो फिर कोई पूछता है कि भाई मोटरसाइकिल कितने की है, तो ये थोड़ी कहते हो 1,10,000 की है। तब क्या कहते हैं कि भाई 10,000 खर्चा हो गया, है ना। तो ये उसी समय तो आपकी जो मरम्मत है, मजदूरी है, वैधानिक व्यय है, दलाली कमीशन, यातायात व्यय है, जब स्थायी संपत्ति अपन क्रय करते हैं और उसी समय चुकाते हैं, तो ये स्थायी संपत्ति की लागत में जोड़े जाएंगे और इसलिए पूंजीगत संपत्ति के होंगे। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट, कच्ची सामग्री, है ना। यदि व्यापार हेतु खरीदे गए माल में कुछ माल स्थायी संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ऐसा वे आयगत के स्थान पर पूंजीगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयगत के स्थान पर पूंजीगत हो जाएगा। कब? कि व्यापार हेतु खरीदे गए जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल छोटे जो होते हैं ना, कलपुर्जे, उनका कुछ माल संपत्ति के निर्माण, जो स्थायी संपत्ति होती है उसके निर्माण में वहां पे लग जाते हैं, तो वो आयगत के स्थान पर पूंजीगत हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु के निर्माण के लिए ग्रीस है, स्क्रू वगैरह है, वो अपन उस संपत्ति के काम पे लेते ही वो पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है साथियों। तीसरा है पूंजी पर ब्याज। निर्माणाधीन अवधि में क्रय की गई स्थायी संपत्ति पर चुकाया गया ब्याज पूंजीगत प्रकृति का होगा। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है को निर्माणाधीन जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग अवधि में आप क्रय की गई स्थायी संपत्ति पर अपन कोई ब्याज चुकाते हैं, तो वो भी आपकी पूंजीगत प्रकृति का माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स मान के चल सकते हो आप कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हो। और वैसे तो साथियों देखो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी और उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास है वो बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जब आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो आप एक बार करते हो तो आपके मन में होता है कि एक बार सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर 2 बार होता तो 2 बार, 3 बार, एक तरीके से ये आपके मन में एक मोटिवेशन आता है कि इतनी बार मैंने सिलेबस कवर कर लिया, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है, ये मान के आप चलते हो। तो इनको आप रिवीजन के आधार पर इंक्लूड कर सकते हो। साथियों ये जरूर है कि जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही खास है, आपको कहीं पे भी मिल जाए तो मेरे को बता देना। मेरे हिसाब से जो मैंने तैयार किया है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये आपके पूरा का पूरा पाठ्यक्रम में है और सबसे आसान भाषा में। ये देखो आप, है ना, सबसे आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे और इनके जो नोट्स वगैरह भी तैयार कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों में आपको अब कोई डाउट हो तो बताओ। ये तीनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि भाई आयगत व्यय होगा या पूंजीगत व्यय होगा, तो ये अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती है तो वहां पर आपको आयगत और पूंजीगत में अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार, लाजवाब और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा और ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि जब भी हम आपको लगातार आपकी भर्तियों से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आपको शेयर करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।